नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की G20 डिप्लोमेसी, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से मुलाकात, सुरक्षा और लोगों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। बिहार नतीजों पर महागठबंधन का हंगामा, 35 सीटों पर सिमटा महागठबंधन, चुनाव आयोग से रिकॉर्ड मांगने और कोर्ट जाने की तैयारी, आरजेडी कांग्रेस बड़े वकीलों से सलाह ले रहे हैं। मदनी के बयान ने सियासत गरमाई, मौलाना अरशद मदनी के मुसलमान वीसी नहीं बनते वाले बयान पर बीजेपी जेडीयू ने तीखी निंदा की और माफी की मांग की। ममता का एसआईआर को लेकर कड़ा विरोध, 25 नवंबर को बेनगांव में बड़ी रैली और विरोध मार्च, टीएमसी का आरोप एसआईआर से मतुआ वोटर लिस्ट प्रभावित हो सकती है। एक्स का नया फीचर, फेक अकाउंट की पोल खुली, लोकेशन और यूजर नेम हिस्ट्री दिखाने से अब विदेशी और बॉट अकाउंट की पहचान आसान, अमित मालवीय ने कहा, यह भारत विरोधी संगठित साजिश है। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन से। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से जोहान्सबर्ग में मुलाकात की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका रिश्तों पर खुलकर बातचीत की। बैठक में सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने, लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने और कई अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। सर, G20 सम्मेलन से किस तरीके से पीएम मोदी छा गए हैं? देखिए, बिल्कुल छा गए। ऐसा लग रहा है कि वो G20 नेशंस के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक सुपर हीरो, सुपरस्टार की तरह उनको लोग जो है प्यार बरसा रहे हैं। मैक्रो ने क्या कहा कि हमारी दोस्ती अमर रहे, इस तरह की बातें होती है। जिस हिसाब से अमेरिका के एब्सेंस में भारत ने 3-4 बड़े बड़े प्रपोजल और वो पास किए गए, साथ ही साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने मिलकर एक अलग गुटबंदी की है। ये कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। और सबसे बड़ी चीज, दुनिया में जो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स जिस आधार पे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ को ट्रांजैक्शनल कर दिया कि ये टैरिफ, ये लो, ये दो, ये खरीदो, ये बेचो, उससे इतर, उससे अलग प्रधानमंत्री मोदी ने कोऑपरेशन और जो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है वसुधैव कुटुंबकम, उससे प्रेरित आइडियाज को पूरी दुनिया में उसको प्रसारित करने में आज कामयाब हुए हैं। बहुत गर्व होना चाहिए हर हिंदुस्तानी को कि इस G20 जैसे विशाल प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत का सिक्का आज चमक रहा है और दमक रहा है। जी, खबरों में अब बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव के नतीजों पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनावी नतीजों से बुरी तरह घबराया महागठबंधन कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। राजद, कांग्रेस और उसके साथी दल चुनाव आयोग से सभी जरूरी रिकॉर्ड्स मांगना चाहते हैं। इस चुनाव में महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली, जबकि एनडीए प्रचंड जीत के साथ 202 सीटें लेकर सत्ता में लौट आया। विपक्ष का कहना है कि चुनाव में कई अनियमितताएं हुई और नतीजे फीडबैक से बिल्कुल मेल नहीं खाते। राजद सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों से सलाह ले रहे हैं और माना जा रहा है कि 1 हफ्ते में फैसला हो सकता है। सर, नई सरकार बन गई, चुनाव भी हो गया, अब ये महागठबंधन कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये हार मानने को तैयार ही नहीं है जी। उनको लग रहा है कि वोट चोरी हो गई। होता क्या है कि इफ यू आर ए बैड लूजर, आप कहीं मैच खेलने के लिए जाते हो, मैच हार जाते हो, तो 50 तरह की बीमारी निकालना, कैसा आपने परफॉर्म किया, 0 पे क्यों आउट हुए, क्यों कम रन बनाया, क्यों वाइड बॉल किया, क्यों खराब फील्डिंग की। मतलब अगर
पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो आपने किस तरह के उम्मीदवार खड़े किए, किस तरह का कैंपेन शुरू किया, किस तरह की रैलियां की, किस तरह से आपने मुद्दों को उठाया, इन सब चीजों में आप फेल हो गए। लेकिन वो जो बैड लूजर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, अंपायर खराब था, पिच खराब थी, जो हमें बॉल दिया गया वो खराब था, हमें गलत तरीके से आउट कराया गया, ये सारी चीजें कहते हैं ना ये बैड लूजर्स, जिनको आप कह सकते कि इडियट्स। तो वो डेमोक्रेसी के प्रति भाई देखिए बात बहुत ही सिंपल है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, इस तरह के लोग ये अपनी जमीन खुद पैदा करके राजनीति में नहीं आए हैं, ये बाप और दादाओं के काम के ऊपर अपनी राजनीति चमकाते हैं और इसलिए इनमें एक अहंकार है, एक घमंड है। राहुल गांधी भी हार नहीं मानते, अखिलेश यादव भी हार नहीं मानते, तो तेजस्वी यादव भी नहीं हार मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि ओ माय गॉड हमारे साथ तो बहुत ये, भाई जाइए शौक से जाइए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ेगी, फिर मुंह काला होगा, फिर वापस आप अपने घर जाएंगे। जो आपको काम करना चाहिए वो काम आप नहीं करोगे तो जनता का आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा। जी, खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अपने ताजा बयान को लेकर चारों तरफ से घिर गए हैं। मदनी ने दावा किया था कि दुनिया के कई बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, मुसलमान लंदन का भी मेयर बन सकता है, मगर भारत में किसी मुसलमान को विश्वविद्यालय का कुलपति बनने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे आजम खान जैसी सजा भुगतनी पड़ती है। मदनी के विवादित बयान को लेकर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा और जेडीयू दोनों नेताओं ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अवसर देता है। भाजपा और जेडीयू नेताओं ने अरशद मदनी से माफी मांगने की मांग की। सर, अरशद मदनी ये क्या कह रहे हैं? देखिए ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और ये जो लोग फिदायीन हमला किए वो मुसलमान हैं, उनको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। ये बयान इधर उधर नहीं है, ये बयान दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को, वाइस चांसलर को जो ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के। वहां तुम आतंकवादी पैदा करोगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आप कह रहे हो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जेल में डाल दिया गया, पता नहीं कब तक जेल में रहेंगे। अरे कब तक जेल में रहेंगे? जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं और जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी वो आतंकवाद का एक फैक्ट्री बन गया था, ऐसे लोगों को तो फांसी में लटकाना चाहिए। छूटने की बात तो कुछ और, ये तो देश का लुंज-पुंज कानून है। और इस तरह के लोग जो ये कोई छिपी हुई बात है, पूरे देश में ये डॉक्टरों का आतंकवादी गैंग वो धरपकड़ हो रही है हर जगह। आप कम से कम अपने ओहदे का कम से कम उसको इज्जत रखे होते। ये जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ ओनिंग मदरसा, सबसे ज्यादा मदरसा इनके पास है, सबसे ज्यादा मस्जिदें इनके पास है, और आप आकर के आतंकवादियों के फेवर में उसको डिफेंड करने की कोशिश में लग जाएंगे आप। और ऊपर से कांग्रेस पार्टी आ जाएगी कि नहीं मदनी साहब ठीक कह रहे हैं, वोट के चक्कर में ये समाजवादी पार्टी आ गई मदनी के समर्थन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले लोग ये हर बार करते हैं। आतंकवाद की घटना होगी, 5 दिन चुप रहेंगे और छठे दिन के बाद से बोलेंगे कि भाई उस आतंकवादी को मारना नहीं चाहिए था, वो एक भटका हुआ युवा था, उसको जो है इनकाउंटर करने के बजाय उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। उसको डिफेंड करना चालू कर देंगे कि भाई गरीब टीचर का बेटा था। यही करते थे ना पहले ये लोग। यही धंधा फिर से शुरू किया है। सरकार को ऐसे मौलवी मौलानाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है।
अब बात पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर काफी हमलावर है। 25 नवंबर को बनगांव में वो एक बार फिर एसआईआर विरोधी रैली करेंगी। रैली के बाद वो एक बड़ा विरोध मार्च भी निकालेंगी, जबकि वो 4 नवंबर को कोलकाता में ऐसी रैली निकाल चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर की वजह से मतुआ समुदाय के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। बता दें कि मतुआ लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं और बड़ा संख्या में नादिया और उत्तर 24 परगना में रहते हैं। ममता ने चुनाव आयोग को पहले ही पत्र लिखा और इस प्रक्रिया को अराजक और खतरनाक बताया है। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम का पत्र सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की राजनीतिक कोशिश है। सर, ममता बनर्जी को एसआईआर से इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है कि उन्हें रैली निकालनी पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग रहे हैं। अब एक रिपोर्ट कल आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया कि जो बॉर्डर इलाके हैं और खास करके वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं 70%, कहीं कहीं 50%, कहीं कहीं 40%, इस तरह के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो पता चल रहा है कि जो वोटरों की संख्या किसी में 100%, किसी में 70%, किसी में 80%। तो कहने का मतलब ये है कि जिस रेट से लोग मल्टीप्लाई होते, मतलब पैदा करने की ह्यूमन कैपेबिलिटी से ज़्यादा तेजी तरीके से वहाँ वोटर बढ़ रहे हैं, मतलब यह अननेचुरल तरीके से वोटर्स का ग्रोथ हुआ है। तो वहाँ कौन आए? इसका मतलब बाहर से लोग आए। ये बाहर से आए हुए लोग कौन हैं? तो ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं। और इसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है बंगाल में। और जब ये छटनी हो रही है, जब लोगों को मालूम चल रहा है कि एसआईआर में पकड़े जाएंगे, ये बांग्लादेशी मुसलमान भाग रहे हैं, तो ये तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि भाई देखिए, नादिया का एग्जाम्पल दे दिया, भाई मुर्शिदाबाद का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया आपने? उत्तर दिनाजपुर का एग्जाम्पल आपने क्यों नहीं दिया? आपने मालदा के बारे में क्यों नहीं बात की? तो ये सारी चीजें, इनको लग रहा है कि एसआईआर की वजह से उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक वो कट जाएगा, इसलिए किसी भी तरीके से इसको रोकने की कोशिश की जाए। इसलिए हर दिन नए पैतरे के साथ ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है। जी, अंत में खबर सोशल मीडिया के उस फीचर की जिससे फेक अकाउंट होल्डर्स में खलबली मच गई है। एक्स ने नया ट्रांसपेरेंसी फीचर शुरू किया है। इस फीचर के आने से अब हर अकाउंट की लोकेशन पता तो चलेगी, साथ ही यूजर नेम को कौन कितनी बार बदला ये भी पता चलेगा। मतलब अब फेक अकाउंट और बॉट पहचानना आसान हो जाएगा। इस फीचर को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि कई भारत विरोधी और जाति को लेकर नफरत फैलाने वाले कंटेंट हैंडल्स भारत के नहीं होते और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाहर के देशों से चल रहे हैं और बार बार नाम बदलकर खुद को छिपाते हैं। मालवीय का कहना है कि ये भारत के खिलाफ एक संगठित साजिश है जिसका मकसद फेक न्यूज फैलाकर समाज में विभाजन बढ़ाना है। सर, एक्स अकाउंट का एक फीचर इतनी खलबली क्यों मचा रहा है? देखिए, ये भंडाफोड़ हो गया। बहुत सारे लोग, और ये कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा है उस समय से, जब से सीए का आंदोलन हुआ, जब किसान आंदोलन हुआ। आपको याद होगा, मैं बार बार कहता था कि ये जो सोशल मीडिया के अंदर बवाल कट रहा है, ये सब के सब फेक हैं। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, जर्मनी, ये बाहर से प्रोफेशनल्स इस सोशल मीडिया के कंटेंट को अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा उसमें चला रहे हैं और वही सच साबित हो रहा है। क्या मालूम चल रहा है? मालूम चल रहा है कि कोई शर्मा जी है। अब नया फीचर आ गया है, उससे मालूम चल जाता है कि ये अकाउंट कहाँ खोला गया, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। अब कोई शर्मा जी हैं, बड़े एक्टिव हैं, रोज नई नई बातें कर रहे हैं और मालूम चल रहा है कि वो लाहौर में है, वो पाकिस्तान से है। और ये भी फीचर बताता है कि कितनी बार आपने नाम चेंज किया। तो जब सीए होता है
तो आप रामपुर के बन जाते हो अब्दुल, और सीए खत्म हो जाता है तो आप जो है अमर बन जाते हो, दिल्ली के अमर शर्मा। और हैं आप कौन? आप हैं अब्दुल, कहाँ के? लाहौर के। और उसके बाद जब किसान आंदोलन हो जाता है तो अमरिंदर सिंह बन जाते हो, फोटो बदल देते हो, सरदार बन जाते हो और प्रोपेगेंडा करते हो। और उसके बाद ये कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये उनको लगता है कि ये उसके ट्वीट्स को, उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम। तो इस तरह से लाखों अकाउंट जो है वो बेनकाब हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है कि दुनिया भर में जो ट्विटर के जरिए डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है, मालूम चल रहा है बांग्लादेशी हिंदू बनकर के हिंदुस्तान में जो है वो दलित एक्टिविस्ट बना हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है और बहुत सारे लोग बेनकाब हुए हैं। जी, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए और उसके सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।